हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन हम ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइज होता है टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है ना, ताकि वी कैन डेराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो हमने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में कवर कर लिया था। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर इसके बाद नेसल चैम्बर आता है। नेसल चैम्बर ओपन होता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स फिर ओपन होता है ट्रैकिया में थ्रू लैरिंग्स रीजन। लैरिंग्स जो होता है कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, जिसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। अब याद करो कि हमारे बॉडी में दो पाइप्स होते हैं, एक एयर पाइप होता है, दूसरा फूड पाइप होता है। फूड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको हम गलेट कहते हैं, और एयर पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। तो इस ग्लॉटिस को जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारे ग्लॉटिस से वो खाना जा कर के हमारे फेफड़ों में जाके अटक ना जाए, इसके लिए एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो उसकी कवरिंग करता है, उसको हम कहते हैं एपीग्लोटिस, ठीक है ना। ट्रेकिया एक स्ट्रेट ट्यूब होता है जो फिफ्थ थोरासिस लेवल पे, थोरासिस वर्टेब्रा पे जा करके राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स, एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियल्स। आपको मैं बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं वो ट्रेकिया से शुरू होते हैं और इनिशियल ब्रोंकाई तक वो जा रहे होते हैं, यहाँ पे आकर के वो ख़त्म होते हैं, ठीक है। नाउ सी, हमारे लंग का जो कवर होता है वो दो मेम्ब्रेन से कवर होता है, डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर होता है। इसके बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। दिस रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। नाउ रिमेंबर वन पार्ट कि कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, टर्मिनल ब्रोंकियल तक जा करके ख़त्म होता है। वही एल्वियोली और उनके डक्ट रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट को बना रहे होते हैं। देखो, कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली, क्लियर फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट का काम होता है एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। लंग की हम बात करें तो वो सिचुएटेड होता है थोरासिक चैम्बर में। थोरासिक चैम्बर की बात करें तो वो एक के एनाटोमिकली टाइट एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है ना। और इस थोरासिस चैम्बर एनाटॉमी की बात करें तो डोर्सल साइड पे वर्टेब्रल कॉलम होता है, वेंट्रल पर स्टर्नम होता है, लैटरल साइड पे रिब्स होते हैं, और लोअर साइड पे डोम शेप का डायफ्राग्राम होता है। दिस एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग पल्मोनरी कैविटी। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। देखो, रेस्पिरेशन के फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप होता है ब्रीथिंग, और या जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन in and CO2 rich alveolar air is released out. Number 2 diffusion of gases होता है alveolar membrane के बीच में। Number 3 transport होता है gases का। Number 4 diffusion of gases between blood and tissues। उसके बाद utilization होता है ऑक्सीजन का सेल्स के द्वारा for catabolic reaction, and उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, जो फिर बाहर निकल जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की हम बात करें, इंस्पिरेशन का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना, एक्सपिरेशन का मतलब होता है एल्वियोलर एयर को रिलीज आउट करना। देखो, द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lungs is carried out by creating a pressure difference, a pressure gradient between lungs and the atmosphere. देखो, if the pressure within the lungs intrapulmonary pressure is less than the atmospheric pressure, that is there is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure, तभी एयर जो होता है वो अंदर आ सकता है। देखो, फॉर जनरेशन ऑफ प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ग्रेडियंट दो मसल इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है डायफ्राग्राम, ठीक है ना। डायफ्राग्राम जो होता है एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो कंट्रक्शन होती है तो ये इंक्रीज़ करता है थोरासिस वॉल्यूम को इन एंटेरियो पोस्टीरियो एक्सिस। जब वो थोरासिस वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा तो ऑफकोर्स इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी साथ साथ इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है इंटरकोस्टल मसल। ये वो मसल्स होते हैं जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या करता है, इसमें कंट्रक्शन होने की वजह से थोरासिस
वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन इस बार ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होता है। नाउ हमारे पास ये एबिलिटी होती है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन, ठीक है ना। एक हेल्दी पर्सन जो है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। अब देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ की हम बात करें, सबसे पहले आता है टाइडल वॉल्यूम। सुनो, जब हम जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, और ये 500 ml के आसपास होता है। अब हम देखते हैं अगला, इसमें क्या होता है ना, जो टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर जो मैं अपने अंदर इंस्पायर कर सकता हूँ उसको मैं कहता हूँ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 2500 से 3000, 2500 टू 3000 ml। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ टाइडल वॉल्यूम के बाद। टाइडल वॉल्यूम का मतलब हुआ नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो मैं एक्सपायर कर सकता हूँ उसको मैं कहता हूँ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 1000 to 1100 ml। रिजर्व वॉल्यूम की मैं अगर बात करूँ तो ये वो वॉल्यूम होता है जो फॉस्फोर रेस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन के बाद भी अंदर रह जाता है। ये होता है 1100 ml से 1200 ml, ठीक है ना। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है सी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जब एक इंसान जो टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर जो अपने अंदर वो इंस्पायर कर सकता है, देखो उसने तो क्या कर दिया, उसने एक्सपायर कर लिया नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है ना। एक तो वो टीवी कर सकता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन कर सकता और आईआरवी कर सकता है, सो टीवी प्लस आईआरवी होगा। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें टीवी प्लस ईआरवी होगी। ये कहता है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना एयर हम और एक्सपायर कर सकते हैं। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करूँ तो ठीक है, कितना एयर नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद कितना एयर अंदर रह जाता है, ईआरवी प्लस आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो सी फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद, ध्यान रखें फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद कितना एयर अंदर लिया जा सकता है। देखो सबसे पहले जो फोर्सफुल एक्सप्रेशन से जो एयर हमने बाहर निकाला था ईआरवी, वो तो आ जाएगा, उसके बाद टीवी आ जाएगा, उसके बाद आईआरवी आ जाएगा। सो ईआरवी, टीवी और आईआरवी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। नाउ टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल हमारे पास 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबको ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। ध्यान रखो वाइटल कैपेसिटी में 3 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं एक्सेप्ट आरवी, ठीक है। सो आप वीसी प्लस आरवी कर दोगे तो आपको टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगा। अब हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो देखो एल्वियोली जो होते हैं वो प्राइमरी साइट होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें, दिस इज़ बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है ना। एल्वियोली और ब्लड वेसल्स के बीच में भी हो सकता है, और ये होता है सिंपल डिफ्यूज़न के हेल्प से। और रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो 2 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स के ऊपर। देखो अब हम देखते हैं कि कितना पार्शियल प्रेशर होता है अलग अलग जगह पर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का होता है 159 mmSg, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3 mmSg। एल्वियोली की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 104 mmSg, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mmSg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 95 mmSg और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mmSg। टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करो तो ऑक्सीजन का होता है 40 mmSg और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mmSg, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सॉल्युबिलिटी की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25 टाइम्स हाइयर होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। 3 मेंबर जो होते हैं जिनका साइज़ लेस देन 1 mm होता है, ठीक है ना, जो जिसके थ्रू डिफ्यूज़न हो रहा होता है वो होता है स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, उसके बीच में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन 97% जो ऑक्सीजन होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है आरबीसी हीमोग्लोबिन के हेल्प से। बचा जो 3% है वो होता है डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा।
कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसके 3 तरीके होते हैं जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करा सकता है। 20 to 25% जो होता है वो आरबीसी के हेल्प से होता है। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन 70% जो होता है वो कार्बोनेट फॉर्म में होता है और 7% जो होता है वो प्लाज्मा फॉर्म में होता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो हीमोग्लोबिन जो एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ये कंबाइंड होता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इस फॉर्म में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है। एल्वियोली की बात करें, एल्वियोली में जो ऑक्सीजन का एसोसिएशन होता है ना, देखो ऑक्सीजन के एसोसिएशन के लिए 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखे जाते हैं। देखो पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, H+ का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। तो देखो इन चारों में से, ठीक है ना, ऑक्सीजन का एसोसिएशन कब होगा? तभी होगा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो। और बाकी तीनों पैरामीटर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये तीनों कम होने चाहिए तभी जाकर के ऑक्सीजन का एसोसिएशन होता है, ठीक है ना। हर 100 ml ब्लड जो होता है ना 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मैं अगर बात करूँ, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर फैक्टर विच अफेक्ट बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अभी हमने देखा कि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो कार्बोनेट आयन करता है। तो ये जो कार्बोनेट आयन का जो फॉर्मेशन होता है ना, ये होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। सो ये क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को साथ में मिला देता है और बना देता है H2CO3 जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और फिर कार्बोनेट आयन के फॉर्म में HCO3- के फॉर्म में ये आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और हर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड की डिलीवरी होती है, ठीक है ना। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की मैं बात करूँ तो नर्वस रेगुलेशन, मेडुला जो है ना वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को संभालता है, ये रेस्पिरेटरी रेगुलेशन को देखता है। पोन्स जो होते हैं वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं। न्यूरल सिग्नल अगर यहाँ से आए तो वो रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को रिड्यूस करेगा और रिड्यूस करने की वजह से ब्रीथिंग रेट क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। केमिकल रेगुलेशन की बात करें तो इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड H+, ठीक है ना। जब ये इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगेगी तो ये सिग्नल सेंड करेंगे कैरोटिड आर्टरी में और एओर्टिक आर्च में टू एलिमिनेट दिस सब्सटेंस, ठीक है। अब हम डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो आस्थमा, एजमा, जिसको हम एजमा कहते हैं, देखो इज़ अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। एम्फाइसेमा की बात करूँ, इज़ अ क्रोनिक डिसऑर्डर जिसमें एल्वियोलर वाल डैमेज होते हैं और जो रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। इट इज़ मेजर कॉज जो होता है वो दैट इज़ सिगरेट स्मोकिंग। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें तो इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कॉप विद द सिचुएशन। लंबे समय तक एक्सपोजर होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है विच लीड टू fibrosis, proliferation of fibrous tissues. So that was there in the chapter. We'll meet in the next chapter. तब तक आप पढ़ते रहें. All the very best.